भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी। 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान तेल अवीव से हुई रवाना। वहीं तीसरी फ्लाइट के जरिए 197 लोग पहुंचे नई दिल्ली। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में 3200 से ज्यादा की मौत। इजरायली सेना ने सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट पर की बमबारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर भी किया हमला। वहीं गाजा में जारी हमलों के कारण लोगों में खौफ कर रहे हैं पलायन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में निजी क्षेत्र के सहयोग की अपील। मोरक्को में CII द्वारा आयोजित एक राउंड टेबल में निजी क्षेत्र को किया संबोधित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम और सिंगापुर के 6 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का किया शुभारंभ। कहा, भारत 2036 में अपनी धरती पर ओलंपिक का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित। 2029 में यूथ ओलंपिक खेलों के आयोजन की भी जताई इच्छा। ICC वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का अजेय सिलसिला बरकरार। अहमदाबाद में 7 विकेट से दी करारी शिकस्त। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। आज खेले जाने वाले मैच में इंग्लैंड की अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत। शारदीय नवरात्र का पहला दिन आज। पहले दिन मां शैलपुत्री की जा रही है पूजा। मंदिरों में सुबह से ही लगा भक्तजनों का तांता। और गृह मंत्री ने दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात ऑपरेशन अजय की। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है। इजरायल हमास संघर्ष के बीच शनिवार देर रात 274 भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष उड़ान नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसी कड़ी में तेल अवीव से भारतीयों का तीसरा जत्था एक विशेष उड़ान से देर रात नई दिल्ली पहुंचा। इस जत्थे में 197 भारतीय शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने इजरायल से निकाले गए भारतीय नागरिकों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए समर्पित हैं। उनके इसी समर्पण के कारण भारतीय नागरिकों की इजरायल से सुरक्षित निकासी की जा रही है। सभी अपने देश लौटने के बाद खुश हैं। बता दें, शनिवार सुबह इजरायल से 235 भारतीयों का दूसरा जत्था दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था, जबकि पहली उड़ान से 212 भारतीय लौटे थे। इस तरह अब तक इजरायल से 644 भारतीय वापस आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए समर्पित हैं। उनके इसी समर्पण के कारण भारतीय नागरिकों की इजरायल से सुरक्षित निकासी की जा रही है। सभी अपने देश लौटने के बाद खुश हैं। अच्छी तरीके से लेकर के आने का काम कर रहे हैं। जो भी इजरायल में हमारे भारत के लोग रहने वाले या भारत के लोग वहाँ पे थे, वो जब आ रहे हैं हमारे देश में, तो उनके अंदर एक अपार खुशी लग रही है। बहुत यहाँ आ करके भारत माता की जय और जय हिंद बोल रहे हैं और ऐसा उनके चेहरे पे खुशी लग रही है जैसे अपने वतन वापस आकर अपने घर वापस आ गए हों। तो इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और तेल अवीव से भारतीयों का तीसरा जत्था एक विशेष उड़ान से देर रात दिल्ली पहुंचा। इस जत्थे में 197 भारतीय शामिल हैं। लोगों ने भारत सरकार का आभार जताया। We are happy because we don't know what will happen there because no one knows the situation. So yeah,
We are happy to be back in India. The arrangements were very amazing. It's like, I think we got our slot in the third day itself, considering that there are so many Indians right now. And I think they are continuing the program for a few more days. And I think in a couple of days, all the Indians who want to come will be here. It was very smooth. The ministry, the embassy in India, in Israel, the Indian embassy, they were very communicative, and they were very spot on in responding to our mails, to our queries, and everything was very, very smooth. भारत की सरकार जो है बहुत अच्छा कदम उठाए हैं। हमको सिचुएशन खराब होने से पहले उन्होंने हमको रेस्क्यू कर लिए। अभी सिचुएशन फिलहाल हम जहां रहते हैं वहां पे ठीक ठाक है, पर फ्यूचर में बहुत खराब होने की चांसेस है। तो उनकी जो विजन है मैं उनको सैल्यूट देता हूं और भारत सरकार को बहुत से हृदय से थैंक बोलता हूं। और इजराइल का हमास के खिलाफ जंग जारी है। इजरायली रक्षा बल गाजा और वेस्ट बैंक में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इजराइल के हमले में 2200 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 1/4 बच्चे हैं, जबकि लगभग 10,000 लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल में हमास के हमले में मरने वालों की संख्या करीब 1300 पहुंच गई है और घायलों की संख्या 2800 दर्ज की गई है। इजराइल ने गाजा के उत्तरी इलाके में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर जगह खाली करने को कहा था। अब इजराइल की सेना ने हमास पर नागरिकों को उत्तरी गाजा छोड़ने से रोकने का आरोप लगाया है। इसी बीच कनाडा ने अपने नागरिकों से गाजा खाली करने को कहा है। हमास के हमले में अब तक कनाडा के 4 नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है। दूसरी ओर वाशिंगटन डीसी में LGBTQ अधिकार समूह के रात्रि भोज में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के साथ इजराइल के युद्ध के बीच यहूदी विरोधी भावना और इस्लामोफोबिया की निंदा की है। कार्यक्रम में बाइडेन ने पिछले हफ्ते इजरायली क्षेत्रों पर हमास द्वारा किए गए हमले को नफरत की अभिव्यक्ति के रूप में संदर्भित किया, जिसने 29 अमेरिकियों की भी जान ले ली। राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी मौतों पर भी शोक व्यक्त किया और कहा कि कई निर्दोष फिलिस्तीनी परिवारों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन संयुक्त अरब अमीरात की संक्षिप्त यात्रा के बाद सऊदी अरब लौट आए। एंटनी ब्लिंकन ने अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की, जिसका उद्देश्य इजराइल हमास संघर्ष को बढ़ने से रोकना था। ब्लिंकन ने अपने चीनी समकक्ष के साथ भी फोन पर बातचीत की और संघर्ष को बड़े युद्ध में बदलने से रोकने के लिए चीन से सहयोग मांगा। इजरायली सेना ने सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट और लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया। वहीं गाजा में जारी इजरायली हमलों के कारण लोगों में खौफ है, जिसके कारण वहीं दूसरी तरह जगहों पर वो पलायन कर रहे हैं। इस पर संयुक्त राष्ट्र के मानवीय हमलों के अपर महासचिव और आपातकालीन राहत समन्वयक मार्टिन ग्रिफिथ्स ने उत्तरी गाजा से लोगों को खाली कराने की इजराइल की मांग की निंदा की है। वहीं इजराइल और गाजा सीमा पर हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने हालात का जायजा लिया। मैं इस वक्त इजराइल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। वो जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, कुछ ही किलोमीटर यहां से है, उस पहाड़ी के परे गाजा पट्टी है। आप देख सकते हैं कि इजरायली फौज ने यहां टैंक एकत्रित, बड़ी संख्या में टैंक एकत्रित शुरू कर दिए हैं। इंडिकेशंस ये हैं कि इजराइल अब गाजा पट्टी में ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये चल रहे युद्ध का रुख कंप्लीटली बिल्कुल बदल जाएगा। इजराइल ने ये कॉल दी है कि उत्तर में रह रहे जो फलस्तीनी हैं गाजा में, वो साउथ या दक्षिण की तरफ मूव करें। वहीं यूएन ने इजराइल को कहा है कि आप अगर ऐसी डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होंगे, डेवस्टेटिंग होंगे। और जो मुल्क हैं वो भी इजराइल को रिस्ट्रेंट शो करने के लिए या एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। पर देखना यह होगा कि क्या इजराइल इस बात को मानता है या क्या इजराइल इस ग्राउंड मिलिट्री एक्शन को अफेक्ट करता है। जो उनके जहन में इस वक्त बात होगी कि क्या हमास अगर वो मिलिट्री एक्शन करते हैं, ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट करते हैं, तो क्या हमास ने जो धमकी दी है कि उनके पास जो इजरायली
सिविलियंस और सोल्जर्स, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, उनको एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। तो शायद इसी कश्मकश में इजराइल अभी ये मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी डिस्प्ले कर रहा है, पर अगर इस एक्शन को अफेक्ट किया जाता है तो युद्ध का रुख एकदम बदल जाएगा। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, इजराइल गाजा बॉर्डर। तो वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, अमृतपाल सिंह की एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट सीधे इजराइल गाजा बॉर्डर से। और यहाँ पर वो बता रहे थे कि किस तरह से ये जो युद्ध है वो अब अगले लेवल पर जाने की तैयारी कर रहा है, किस तरह से वो अब ग्राउंड लेवल अटैक की तैयारी में है इसराइल। और ऐसे में एक बड़ा मानवीय संकट यहाँ पर खड़ा हो सकता है, उसको लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोरक्को में CII द्वारा आयोजित एक राउंड टेबल में निजी क्षेत्र को संबोधित करते हुए 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में निजी क्षेत्र के सहयोग की अपील की। बता दें कि भारत की अध्यक्षता में G20 के दिल्ली घोषणा पत्र में सतत विकास लक्ष्यों को सरकारी और निजी निवेश के सहयोग प्राप्त करने की अपील की गई है। गौरतलब है कि कोविड की वजह से विकासशील देशों को सतत विकास लक्ष्यों के लिए हर साल 2.5 ट्रिलियन की जगह अब $3.9 ट्रिलियन के निवेश करने होंगे। और भारत ने G20 अध्यक्षता में उभरती और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्लेडिंग फाइनेंस का नया मॉडल दुनिया को दिया है। India has sought new instruments for financing sustainable development goals. There is a need to enhance innovative financing approaches such as blended finance and risk-sharing tools which could be used to leverage private finance for scaling up sustainable finance. The B20 recommendation, which proposes to bring governments, the private sector and the philanthropies together to bridge the SDG financing gap by leveraging credit enhancement tools and blended finance, is along similar lines and could help bring down the cost of capital for enhancing the financial viability of SDG projects and pool of fundable projects. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा करेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में जयशंकर कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 15 से 18 अक्टूबर तक वियतनाम का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और वियतनाम एक मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदार है। वियतनाम हमारी एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख सदस्य है। विदेश मंत्री की यात्रा कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करने और द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। जयशंकर वियतनाम के विदेश मंत्री अबुई थान सोन के साथ आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। वे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे और हो ची मिन्ह शहर में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री सिंगापुर पहुंचेंगे, जहां वे सिंगापुर के समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वे भारतीय मिशन प्रमुखों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होगी। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम तय किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही मिजोरम के लिए भी पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है। भाजपा पहले ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की कई सूची जारी कर चुकी है।
राजस्थान को लेकर भी 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा चुकी है। भाजपा ने अपने 7 सांसदों को राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए उतारा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कई सांसदों को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का पहले ही ऐलान हो चुका है। सेना कमांडरों का सम्मेलन इस महीने की 16 से 20 तारीख तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस शीर्ष स्तर के द्विवार्षिक सम्मेलन में भारतीय सेना से संबंधित नीतिगत निर्णयों के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अक्टूबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने विषय पर व्याख्यान भी देंगे। सेना का शीर्ष नेतृत्व भारतीय सेना की रणनीतियों से संबंधित तैयारियों की समीक्षा के अतिरिक्त वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा गतिविधियों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इसमें मौजूदा तैयारियों, संबंधित परिवर्तन प्रक्रिया, प्रशिक्षण मामलों और मानव संसाधन प्रबंध जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम में विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट बनाने के एक बड़े रैकेट का भांडा फोड़कर गैंगटॉक में पासपोर्ट सेवा लागू केंद्र के एक वरिष्ठ अधीक्षक और एक निजी व्यक्ति को कथित रूप से 1,90,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। एक बयान में सीबीआई ने कहा कि इस मामले में 24 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इनमें कोलकाता के उप पासपोर्ट अधिकारी, गैंगटॉक में पासपोर्ट सेवा लागू केंद्र के वरिष्ठ अधीक्षक और अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा निजी लोग शामिल हैं। दोषी कर्मचारी और निजी व्यक्ति भारत में रहे विदेशियों के आवेदन पत्रों के आधार पर पासपोर्ट जारी करते थे। जांच के दौरान इन सरकारी कर्मचारियों के पास से लगभग 3 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में कोलकाता, गैंगटॉक, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और अलीपुरद्वार स्थित लगभग 50 स्थानों पर छापे मारे गए। इन छापों में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। सीबीआई ने सिलीगुड़ी उपमंडल के नक्सलबाड़ी इलाके में एक घर पर भी छापेमारी की। आज भारत सहित दुनिया भर में विश्व छात्र दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल पाकर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने डॉक्टर एपीजे कलाम के जीवन और कार्य की स्मृति में 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षण में भूमिका और उनकी प्रतिबद्धता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। उन्हें पढ़ाने का इतना शौक था कि भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पद छोड़ने के अगले दिन ही वे शिक्षण में लौट आए थे। डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षक की भूमिका चरित्र, मानवीय गुणों का निर्माण, प्रौद्योगिकी के माध्यम से बच्चों को सीखने की क्षमता को बढ़ाना और नवोन्मेषी और रचनात्मक होने का आत्मविश्वास पैदा करना होना चाहिए, जो उन्हें भविष्य में प्रतिस्पर्धी होने में मदद करेगा। देश विदेश में डॉक्टर कलाम को अकादमिक, लेखक, वैज्ञानिक सहित कई अन्य क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है।
गौरतलब है कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ये देवी शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। शारदीय नवरात्र का पहला दिन आज। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी नवरात्रि के पहले दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर मंदिर की विशेष साज सज्जा की गई। तो प्रयागराज की तस्वीरें, जहां पर माता का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन देश भर में बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न मंदिरों में हम लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं। सभी भक्तगण पहुंचे हैं मां के दर्शन करने के लिए। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि शक्ति की आराधना के पावन पर्व नवरात्रि की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। और इसके बाद आपको सीधे दर्शन कराएंगे राजधानी दिल्ली के झंडे वाला मंदिर के, लेकिन उसके पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। और आइए अब सीधे आपको दिखाते हैं नई दिल्ली के झंडे वाला से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी, और वैष्णो देवी मंदिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवेंद्र। तो सबसे पहले यहाँ पे रुक करेंगे वैष्णो देवी का, जहां पर मौजूद है देवेंद्र। देवेंद्र, किस तरह से वैष्णो देवी के दर्शन कराएंगे आप हमारे दर्शकों को? आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, ऐसे में वैष्णो देवी के दर्शन आपने कराए। क्या कुछ तैयारियां आप इस वक्त देख रहे हैं? कितनी भीड़ उमड़ी है? सबसे पहले देश विदेश से जितने भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं टीवी के माध्यम से, सभी को जय माता दी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भवन का नजारा है। अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर पहले नवरात्रि की जो है वो आरती शुरू हुई है और लगभग अभी आधा घंटा ये आरती और चलेगी। पूरे भवन परिसर को जो है वो देशी विदेशी फूलों से सजाया गया है और एक भक्तिमय माहौल जो है वो यहाँ पर है। और अगर बात करें यहाँ पे जो सुविधाएं दी जा रही हैं, तो इस बार जो नवरात्र शुरू हुए हैं उसके चलते ही यहाँ पे दुर्गा पथ जो है, स्काई वॉक, एक नई फैसिलिटी दी गई है श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को। वहीं अगर बात करें पूरे भवन परिसर में, तो लोगों के यहाँ रहने, खाने पीने और खास करके नवरात्रि का पहला दिन जो होता है, काफी लोग इस दिन व्रत रखते हैं, तो खास तरह के इंतजाम किए गए हैं लोगों के यहाँ पे पहुंचने को लेकर, उनके खाने पीने और रहने को लेकर, और उनके दर्शन और आरती को लेकर भी। जी बिल्कुल। अब हम राजधानी दिल्ली के झंडे वाला मंदिर का भी रुख कर लेते हैं। बहुत मान्यता है इसकी। चंद्रशेखर वहां मौजूद हैं। चंद्रशेखर, आज के दिन की तो विशेष तैयारियां की जाती हैं झंडे वालान में, क्या कुछ इस वक्त आप दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा जया कि यहाँ पर इस बार जो खास इंतजाम किए गए हैं, आप देखिए पूरी तरीके से इसको इस बार जो पिकॉक यानी कि मोर के रंग में इसको रंगा गया है, क्योंकि प्रकृति का अपना उसका एक रंग है और उसको दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। शांति सौहार्द को दिखाने का प्रयास किया गया है और आध्यात्मिक रंग में यहाँ पूरा का पूरा झंडे वाला मंदिर जो है वो रंगा गया है।
आप देखिए लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। सुबह 4 बजे से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लगातार आरती का भी दौर जो है यहाँ पर चल रहा है और विधिवत पूजा आराधना जो है वो चल रही है। आप अब जानिए कि जो शैलपुत्री का जो रूप है वो रूप है जब जो पर्वतराज हिमालय की जो पुत्री हैं और श्वेत रूप में उनको माना जाता है। और उसके साथ साथ आप मानिए कि ये वो समय होता है जब मूलाधार चक्र को जो है वो साधक वो जगाने की कोशिश करते हैं। और कहा जाता है कि ब्रह्मांड की जो तमाम जो शक्तियां होती हैं और जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो ऐसी पोजीशन में बैठे होते हैं कि आप उसमें योग और साधना के लिए वो और शक्ति अपने अंदर की जागृत करने के लिए अपने आप को अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करने के लिए वो सबसे मुफीद एक समय होता है। और उसी को दर्शाते हुए यहाँ पर भी आप काफी लोग देख रहे हैं। योग साधना में भी लोग रमे हुए हैं। भजन कीर्तन का दौर यहाँ पर लगातार मेरे सीधी तरफ अगर आप देखें मेरे कैमरामैन दिखाएं तो वहां पर चल रहा है। कुछ लोग इस पल को अपने कैमरे में भी कैद करना चाह रहे हैं। और ये एक पूरी तरीके से पूरी इन्होंने यहाँ पर नवदुर्गा की जो है मूर्तियां लगाई हुई हैं जहाँ पर जाकर के लोग अपने दर्शन कर रहे हैं। ज्योत यहाँ पर जली हुई है जिसके दर्शन लोग यहाँ पर कर रहे हैं और वैष्णो देवी मंदिर को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये एक चीजें हैं। और दूसरी तरफ कृष्ण भगवान की मूर्ति यहाँ पर लगाई है जिसके दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक तरीके से आस्था अपनी उमंग जो है वो जोर शोर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। और भजन कीर्तन जो जयकारे हैं आप सुन सकते हैं और कई चीजें हैं जो चढ़ाने के लिए लोग यहाँ पर लाए हैं अपने माता को। और कई मन्नतें जो हैं दूर दूर से लोग यहाँ पर मांग रहे हैं। तो एक अलौकिक माहौल यहाँ पर है। बिल्कुल, तो देश भर में जिस तरह से आस्था का पर्व ये मनाया जा रहा है। भोपाल से अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजीत, किस तरह की वहाँ आप तैयारियां देख रहे हैं नवरात्रि के आज पहले दिन? बिल्कुल, देखिए इस समय हम भोपाल के मां भवानी मंदिर में है। यहाँ पर सुबह से ही जो भक्त है उनका यहाँ पर तांता लगा हुआ है और सुबह से ही लोग जो है यहाँ पर तैयार होकर यहाँ पर तमाम पूजा की सामग्री लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और देवी माँ की पूजा कर रहे हैं। जिसे अनुष्ठान यहाँ पर आज किए जा रहे हैं। और आज नवरात्रि का पहला दिन है तो अधिकांश लोग आज उपवास रखते हैं और सबसे पहले वो मंदिर आकर यहाँ पर देवी के दर्शन करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कि माँ भवानी मंदिर है ये भोपाल का। और यहाँ पर किस तरीके से लोग जो है सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर महिलाएं खासतौर पर यहाँ पर आपको ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर खासतौर पर आई हुई हैं और यहाँ पर पूजा पाठ कर रही है। ऐसे देखिए नज़ारा भोपाल के जितने भी मंदिर हैं जितने भी यहाँ पर बड़े मंदिर वहाँ पर इस तरीके की जो है आपको नज़ारे दिख जाएगी कि सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में तैयार होकर नहा धोकर मंदिरों में पहुँच रहे हैं। खासतौर पर घरों में भी विशेष कलश की स्थापना की जा रही है वहाँ पर और नवग्रह की स्थापना की जा रही है, अखंड ज्योत की स्थापना की जा रही है। और लोग जो है आज से लेकर 9 दिन तक उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, विशेष अनुष्ठान करते हैं। और जब कल पाकिस्तान के जीत के बाद ये बहुत ही और खुशी की बात हो गई है। लोग काफी ज्यादा खुश हैं और एक त्योहारों का भी समय आता है, खासतौर पर देवी आराधना का समय आता है तो अपने आप से एक बहुत ही उत्सव का माहौल हो जाता है। वो उत्सव का माहौल आप देख सकते हैं। जिन्होंने आज नवरात्रि के पहले दिन हमें देश भर में जी मान्यता प्राप्त जो स्थान है उनके दर्शन कराए। माता वैष्णो देवी से देवेंद्र और मां झंडेवाला से चंद्रशेखर और भोपाल से अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही संवाददाताओं का हमसे जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्रि पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। देशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। शक्ति प्रदायिनी मां दुर्गा हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। जय माता दी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। और आइए नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।